नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बड़ा रुचिदायक विषय हम ले रहे हैं शुक्र महाराज का, क्योंकि शुक्र में अपने में ही इतना बड़ा आकर्षण है। सो शुक्र महाराज हम सब जानते हैं कि अब मीन राशि में अपनी उच्च राशि में गमन करेंगे और इस राशि में वो 125 दिन तक रहने वाले। ये एक बड़ा लंबा अवसर होता है शुक्र महाराज के लिए, क्योंकि बीच में 45 दिन तो वो वक्री रहने वाले। तो आइए चले जानते हैं शुक्र की उच्च की राशि मीन में वो क्या फल देगा। शुक्र महाराज जो है वो 28 जनवरी 2025 से लेकर 30 मई 2025 मतलब कि तकरीबन 125 दिन तक वो मीन राशि में भ्रमण करेंगे, जो इस अवधि के दौरान शुक्र के वक्री होने के कारण एक विस्तारित प्रवास है, क्योंकि ज़्यादा वक्त ले रहा है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, वो हम सब जानते हैं, जो इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण परागमन बनाता है। इसका जो भ्रमण है, गोचर है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अवधि बढ़ी हुई रोमांटिक ऊर्जा, जो एक रोमांटिक ऊर्जा आध्यात्मिक संबंध जो है, रचनात्मक और भावनात्मक गहराइयाँ लाती है। इन सारी चीज़ों से ये शुक्र भी जुड़ता है और मीन राशि भी जुड़ती है, इसलिए उच्च का हो जाता है। इस समय पे अधिक आराम, विलासिता और आरामदायक यात्रा की तलाश भी रहती है लोगों को। मीन राशि जो जल तत्व की राशि है, उसको एक नेपच्यून का भी अधिपत्य माना गया है। अब नेपच्यून वैसे भी शुक्र का ही अधिक ज़्यादा ऊर्जा देने वाला ग्रह मानते हैं हम। आप जरूर नेपच्यून ग्रह का मेरा वीडियो देखिए। यूट्यूब में आपको डीएम एस्ट्रोलॉजी नेपच्यून डीएम एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक माहिती मैंने नेपच्यून के लिए दी है। तो ये एक मीन राशि है, वो भी नेपच्यून से प्रभावित जल तत्व की राशि है, जो अपनी संवेदनशीलता, मीन राशि का प्रभाव ही है संवेदनशीलता, ऊर्जाशीलता और बहुत ज़्यादा हाई इमोशनल ये हो जाते। सहानुभूति और स्वप्नशील स्वभाव, एक ड्रीमी नेचर भी इनका रहता है, जानी जाती है। अब शुक्र को मीन राशि में उच्च का माना जाता है, इस वजह से ये होता है कि ये सकारात्मक गुण और ज़्यादा बढ़ा देता है, गहरे भावनात्मक संबंध बढ़ाता है और बढ़ती रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास को भी एक अच्छा बढ़ावा मिलता है। मतलब कि आपका ध्यान पूर्ण आध्यात्मिकता, भोग, क्योंकि पहले भोग आता है फिर आध्यात्मिकता आती है, तो आप अधिक से अधिक भोग करने के बाद अपने आप को आध्यात्मिक की ओर ले जाएंगे। अब मीन राशि में शुक्र जो एक प्यार का प्रतीक है, गहरे रोमांटिक, दयालु, आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाला ग्रह है, जो एक मीन राशि में आने से एक भावनात्मक संबंध जुड़ जाएंगे। अंतर्ज्ञान, जो इंट्यूशन हम कहते हैं, अंतर्ज्ञान की तीव्र इच्छा और गहन और लगभग आध्यात्मिक साझेदारी आपकी बढ़ेगी। मतलब ऐसे ही लोग मिलेंगे जिससे आपका और ज़्यादा अधिक आकर्षण आध्यात्मिकता की ओर जुड़ेगा। अब अनिवार्य रूप से यह एक ऐसे व्यक्ति का सुझाव देता है जो भावनात्मक अंतरांग और प्राथमिकता देता हो और जो प्यार को बहुत गहरे स्तर पर महसूस करता हो। ऐसा नहीं कि बस एक शारीरिक आकर्षण है, पर यहाँ पे प्योर लव या डीप लव या एक अनुभूति जिसे हम कहते हैं, ये अनुभूति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा अधिक जा सकता है। तो ये आत्मिक स्तर पर भी जुड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने से भी जुड़ते, आपको अपने स्वयं का आकर्षण भी बन सकता है इस समय पे। सो मीन राशि में शुक्र बड़े सपने और कल्पना को प्रोत्साहित करता है। सो जो भी कलाकार है, कलाकार बंधु है, उनकी जो पिक्चरें होगी, जो आर्ट और क्रिएटिविटी के ऊपर बनी होगी, वो सारी बहुत ज़्यादा कार्य करेगी। लेकिन वास्तविकता से संपर्क रखना भी बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इल्यूशन, भ्रमणा में ले आता है। तो इसलिए आपको ज़मीनी चीज़ों के ऊपर भी जुड़े रहना पड़ेगा। यह एकल लोगों के लिए ऐसी व्यक्ति को आकर्षित करने का समय जो उनके उद्देश्य को साझा करता है। जो भी अकेले है, उनको उन्हीं की जैसे व्यक्ति को आकर्षित करने का ये बड़ा अच्छा अवसर आपको मिला है।
और इनके जीवन में इससे स्थिरता भी आ सकती है। अब स्थापित रिश्तों, जो आपके स्टेबल और लंबे अरसे के रिश्ते हैं, वैसे स्थापित रिश्ते संभवत स्थिर और विश्वास पर आधारित होते हैं। यदि आप प्रतिबद्ध है तो गोचर रिश्ते को मजबूत करने के लिए काम करेगा और एक अच्छा समय। तो इस समय पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, ऊर्जाशील हो जाएंगे और आपकी यह ऊर्जा काफ़ी लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देगी। अब यह गोचर का एक कुछ मुख्य विशेषता हम देखते हैं कि शुक्र महाराज 28 जनवरी 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक रहने वाले हैं। इसके दरमियान वो वक्री रहेंगे। ये वक्री का समय है 1 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, मतलब समझ लीजिए पूरे के पूरे 45 दिन। 125 में से 45 दिन महाराज वक्री रहने वाले। अब जब कभी भी शुक्र वक्री होता है तो उसके जो समय होता है उस दौरान रिश्तों में वित्त और रचनात्मक गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वक्री का मतलब ये होता है वापस से उलटफेर जिसे हम कहते हैं। पुराने प्रेमी या अनसुलझे मुद्दे फिर से उभर सकते हैं। शुक्र के वक्री होने के दरमियान अक्सर निर्वासन फिर से प्रकट होता है, मतलब कि आपको सब चीज़ों से वो निकल जाता है, मोह निकल जाता है। मेष और मीन राशि में शुक्र के वक्री के दौरान यह विशेष रूप से होता है। आमतौर पर ये मुलाकातें हमें रोमांटिक आदतों से परिचित कराती है। अस्वास्थ्यकारक चक्रों में वापस जाने के बजाय पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के नई चीज़ों को आकर्षित करने का ये बड़ा अच्छा होता है। ये चुनौती भी देगा आपको, पुरानी व्यवस्था को भंग करके नई व्यवस्था में आने के लिए एक चुनौती भी देगा। अब इसकी हाईएस्ट ऊर्जा रहेगी, मतलब सबसे जिसे हम कहते हैं चरम ऊर्जा, हाईएस्ट पिक जो रहेगा वो रहेगा जब शुक्र नेपच्यून के साथ युति करेगा। अब यह होने वाला है, शुक्र मीन राशि में नेपच्यून के साथ 31 तारीख को आएगा। सो इस 31 जनवरी को शुक्र और नेपच्यून जुड़ने वाले हैं। इस संग युति के दौरान रचनात्मकता, भावनात्मक संवेदनशीलता और आध्यात्मिक जागृति में वृद्धि कराएगा। तो बहुत बड़ा अच्छा अवसर आपको इस समय पे प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, ज़्यादातर मीन राशि में शुक्र होता है तो फल क्या मिलता है लोगों को, वो भी देख लेते हैं। सो मीन राशि में शुक्र के सामान्य परिणाम ये होते हैं कि सबसे पहले कलात्मकता प्रेरणा मिलती है, मतलब कि आपको कुछ नई चीज़ें करने की हमेशा लगाव रहता है, क्योंकि शुक्र अपने उच्च स्तर पर बैठा हुआ रहता है। तो यह रचनात्मकता में वृद्धि करता है, जिससे यह कलात्मक गतिविधियों के लिए एक आदर्श समय बन जाता है। तो आप यदि कुछ करना चाहते हैं, सोच लिया है, तो उसको करने का, उसको प्राप्त करने का, उसको बाहर निकालने का ये एक बड़ा अच्छा अवसर है। साथ साथ में मीन राशि इसलिए आध्यात्मिकता में भी गहनता आ सकती है। सो यह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रथाओं और आत्मनिरीक्षण के प्रति आकर्षित महसूस कर सकता है। तो आप आध्यात्मिक, देखिए दो अलग क्षेत्र है, एक बड़ा भौतिकवाद है और एक आध्यात्मिकवाद, दोनों को मिला के चलेगा। भौतिकवाद शुक्र से होता है और आध्यात्मिकवाद मीन राशि से होता है, तो ये दोनों का जुड़ाव है। अब ये समय में आपको कलात्मक प्रेरणा भी मिल सकती है। आपके अंदर बड़ी हुई जो करुणा है, कंपेशन है, वो भी बाहर आ सकता है। सो सहानुभूति और समझ में सामूहिक वृद्धि होगी, मतलब कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी जाएंगे और साथ साथ में आपको व्यक्ति के प्रति, लोगों के प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति भी आएगी, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते बनते हैं। इसलिए आप थोड़े हल्के फुल्के हो जाने पे आप दूसरों के साथ बहुत जल्दी से जुड़ पाएंगे। सो ये एक बड़े अवसरों को ले आता है। इसके आगे गहन भावनात्मक संबंध भी बनाएगा। सो जब जब मीन राशि में शुक्र है तो वो प्रेम, सुंदरता की संयुक्त ऊर्जा को, गहरी भावनात्मक अंतरंगता और सार्थक संबंधों की तीव्र इच्छा पैदा करता है। देखिए, ये ऐसा है कि वैसे वो हर साल में 1 महीना रहता है, इस बार ज़्यादा है तो इसका प्रभाव भी ज़्यादा लंबे अरसे तक मिलेगा। ये एक आदर्शवादी प्रेम को भी दिखाता है, मतलब कि आप बहुत लॉयल रहने की कोशिश करते हैं इस समय पे। तो यह जो गोचर है वो बिना शर्त प्यार देने का और प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ साथ एक रोमांटिक आदर्शवादी की बढ़ी हुई भावनाओं को भी दर्शाता है, मतलब कि उसके अंदर कुछ भी न प्राप्त करते हुए, अनकंडीशनल, न कुछ प्राप्ति के बजाय वो अपनी ओर से सुख देने की कोशिश करता है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा अवसर होता है। यह समय अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, अंतर्ज्ञान और रचनात्मक के लिए बहुत अच्छा है।
सो मीन राशि की जो ऊर्जा होती है वो अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, जिससे रिश्तों में किसी भी भावनाओं की गहरी समझ और अभिव्यक्ति की अनुभूति मिलती है। मतलब लोग चीज़ों को बहुत गहराई से सोच सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और वही चीज़ें वो सामने वाले के प्रति भी देख सकता है। हालांकि हम मानते हैं शुक्र बहुत अच्छा फल देता है, पर शुक्र सबसे बड़ा स्वार्थी है। इस समय पे स्वार्थ बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, तो यह भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्म प्रतिबिंब की क्षमता भी इस समय पे आती है, तो सकारात्मक होते हुए भी यह संयोजन आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता को भी प्रोत्साहित करता है। आपको झांकना पड़ेगा आपके अंदर, क्योंकि शुक्र एक जो लालसा, एक जो बहुत ज़्यादा आकर्षण का ग्रह है, वो आपको भी झंझोलेगा अंदर से कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। संभावित रूप से इस रिश्तों में गहरी ज़रूरतें और इच्छाओं को सामने ला सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ये 125 दिन रहेंगे। अब देखिए इस दरम्यान, इस 125 दिन के दरम्यान शुक्र अधिकतर सारे ग्रह से मिलेगा। सूर्य से मिलेगा, चंद्र को तो हर महीने मिलेगा, मंगल मात्र को नहीं मिल रहा है, बुध को भी मिलेगा, शुक्र को भी मिलेगा, शनि को भी मिलेगा, राहु को भी मिलेगा। सो इस तरह से मात्र बुध और केतु को छोड़ के इस समय पे शुक्र सभी ग्रह से जुड़ेगा। अब सबसे पहले वो नेपच्यून से जुड़ेगा, जो मैंने आपको कहा कि 31 जनवरी 2025 से शुक्र और नेपच्यून की युति हो जाएगी मीन राशि में, और नेपच्यून के साथ युति में रहेगा ये। और शुक्र और नेपच्यून प्रेम, सौंदर्य, चुंबकीय आकर्षण के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि शुक्र में तो चुंबकीय आकर्षण है ही, उसी का बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एनर्जी जो कहते हैं, या तो हम कहते हैं सूक्ष्म उसकी जो ऊर्जा रहती है वो नेपच्यून में होती है। इसलिए नेपच्यून भी एक तरह का शुक्र ही होता है। आजकल जो लव मैरिज करते हैं इसमें हम शुक्र के बजाय नेपच्यून को कारण देते हैं, क्योंकि कुछ भी अनकन्वेंशनल तौर पे ये लोग कहाँ मिलते हैं, किस तरह से चैटिंग करते हैं, डेटिंग ऐप पे जाते हैं, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब जगह एक दूसरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट करके किस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये सब नेपच्यून का प्रभाव है। चुंबकीय आकर्षण के लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि गहरी भावना के लिए जानी जाती है। ये जो संयोजन होगा उसे रचनात्मक, प्रेमिया और प्रतीक जो एक प्राकृतिक कलाकार है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो जो कला को अच्छे से प्रदर्शित करना चाहते हैं, लोगों को का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है। पहले ये नेपच्यून से जुड़ा, उसके बाद शुक्र और बुध 28 फरवरी से 7 मई, ये भी काफ़ी बड़ा रहेगा, क्योंकि शुक्र इस दरमियान 45 दिन का वक्री समय भी रहेगा। शुक्र और बुध आपकी 28 फरवरी से 7 मई के दरमियान साथ में रहेंगे। इन दोनों आंतरिक ग्रहों को आकाश में एक साथ करीब से देखने का भी आपको मौका मिलेगा, क्योंकि सूर्यास्त के समय सुबह सुबह सूर्योदय के पहले पहले ये दोनों ग्रह आपको मिल जाएंगे, या सूर्यास्त के समय रात को भी आप देखते हैं एक चमकीला तारा जो शुक्र का होता है। यह चीज़ें रचनात्मकता, सिनेमा, पुस्तक, प्रकाशन, लेखन कार्य, स्टोरी राइटिंग, पिक्चर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, इन सभी को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करेगा। उसके बाद है सूर्य के साथ शुक्र और सूर्य की युति। शुक्र और सूर्य की युति 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बनी रहेगी। इस समय के दरमियान एक वैभव योग निर्माण होता है, क्योंकि शुक्र और सूर्य होता है वो वैभव योग होता है, जिसमें आनंद, प्रमोद और बड़े अच्छे समय रहता है। नई कला सीखने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का यह समय होता है। आनंद और टूर पे, मतलब कि पिकनिक वगैरह में जाने का बड़ा अच्छा अवसर है, कि या आप आनंद में जहाँ रह सकते वो रहिए, या तो कोई नई जगह पे जाके वहाँ की आकर्षण ऊर्जाओं को अपने अंदर ले। इसके बाद है शुक्र राहु। देखिए अब ये 5वां ग्रह आ रहा है। शुक्र और राहु 28 जनवरी, ये सबसे ज़्यादा रहने वाला है, 28 जनवरी से लेकर 18 मई। वैसे 30 मई को तो शुक्र ही आगे चला जाएगा, पर ऑलमोस्ट 115 दिन ये दोनों साथ में रहने वाले, मीन राशि में ही रहने वाले। शुक्र और राहु से यह एक परम विलासिता, आनंद और नवीनता का समय। देखिए कहीं कहीं पे शुक्र राहु पे लस्ट भी हो जाता है, वासनाओं से भी लोग घिर जाते हैं, बुरी आदतों पे भी आकर्षण हो जाता है, तो आपको ये संभालना है। अधिक खर्च करने पे ध्यान दें। खरीदारी और भ्रमण अतिरिक्त सावधानी से करें। आप यात्रा मुसाफरी करते तो वो भी ध्यानपूर्वक करें, और कहीं पे भी खर्च करें तो उसका वैल्यू देख के करें। बिना मतलब का बेकार की चीज़ें खरीद के ना लाए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
इस समय पे अतिरिक्त सावधानी करें और किसी भी बुरी आदत को आकर्षित न करें, उससे दूर बने रहे, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये बड़ा भारी वासना का योग बन जाता है। इसके बाद बात करेंगे शनि और शुक्र की, मतलब शुक्र और शनि की मेल। ये 29 मार्च से, जब शनि महाराज मीन राशि में आएंगे तब से होगा। 29 मार्च से लेकर 30 मई के दरमियान ये दोनों इकट्ठा साझा करेंगे, शुक्र और शनि। यह समय आध्यात्मिक प्राप्ति, यात्रा करने की, जीवन के नए आयाम तलाश करने का है, एक नया डायमेंशन पाने का एक बड़ा अच्छा अवसर है, क्योंकि शुक्र बाहरी भौतिक सुख का है कारक और शनि गहराई से त्याग का कारक है। ये दोनों जुड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि क्या नया एक आयाम आ सकता है। शुक्र के साथ शनि की युति आपके जीवन के उन क्षेत्रों में स्पष्टता और संरचना लाएगी जहाँ चीज़ें अनिश्चित या दिशाहीन लगती है। आपको लगता है यहाँ क्या होगा या क्या ज़्यादा हो सकता है। सो आप जो एक धारणा बना के बैठे, उससे कहीं आगे जाके ये आपको अच्छा फल देने की क्षमता रखता है शनि महाराज। अब आखिर में हम बात करेंगे शुक्र, सूर्य, बुध, शनि और राहु। चंद्र तो बीच बीच में आएंगे। तो इस तरह से 5 ग्रह इकट्ठा एक ही राशि में 28 फरवरी से लेके 14 अप्रैल के बीच में रहेंगे। इस दरमियान मीन राशि में आप सोचिए, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि और राहु तो रहेंगे ही, चंद्र आता जाता रहेगा। तो इस तरह से 5-6 ग्रह एक ही साथ आपके 28 फरवरी से लेकर 14 अप्रैल, मतलब ये भी आप देखें मोटा मोटी 45 दिन दोनों साथ में, ये 5 ग्रह या 6 ग्रह इकट्ठा मीन राशि में रहेंगे। अब मीन राशि के लिए तो हम कितना बोले वो कम है, क्योंकि मीन राशि में शनि आ रहे हैं, राहु जा रहे हैं, शनि राहु दोनों साथ में रहेंगे। इस तरह से बड़ा एक संयोजन बनने वाला है। और उससे भी अधिक अतिरिक्त एक उल्लेखनीय ग्रह संकेत देने वाली है, वो है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 2025 के समय 7 ग्रह एक साथ जुड़ेंगे, 7 ग्रहों की एक लाइन बन जाएगी। तो ये एक दुर्लभ ग्रह परेड है, जिसमें रात में आकाश में सभी 7 ग्रह एक साथ दिखाई देंगे, जिसमें कि बुध एक चाप के आकार में रेखांकित होकर मंगल से, गुरु से, यूरेनस से, शुक्र से और नेपच्यून से जुड़ेगा और शनि से जुड़ेगा। जबकि मंगल और गुरु जो है, मंगल, गुरु, शनि, शुक्र और बुध, ये नग्न आंखों से दिखाई देंगे आपको, वैसे ही बिना बायोस्कोप दिख जाएंगे। और यूरेनस और नेपच्यून जो दूरबीन टेलीस्कोप से भी आप लंबे दूरी की देख सकते हैं। इस मिलन को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के ठीक बाद का समय है। अब ये भी 5-5 या 6-6 ग्रह एक साथ आपके मीन राशि में रहेंगे, जहाँ पे भी रहेंगे, तो ये 45 दिन बड़ा संकेतपूर्ण रहेगा। इस समय पे आपको बड़ा अपने आप पे भी और दूसरों के ऊपर ध्यान रखना है। देखिए, शुक्र वैसे तो सभी तरह से ठीक होता है, पर ये ज़्यादा लालच कर लेता है, ज़्यादा लालच करने पे ये नुकसान करता है, तो ये ना हो वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम देखते हैं 12 राशियों के प्रति ये शुक्र महाराज क्या फल देंगे। या आपकी चंद्र की भी राशि हो सकती है और लग्न की भी राशि होती है। इतनी बार बोलने के बाद भी बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि इसको लग्न की राशि से देखे या चंद्र की। देखिए, राशि राशि ही है, चाहे आप चंद्र की राशि देखें तो मानसिक फल होता है, लग्न की राशि देखेंगे तो शारीरिक होता है, दोनों में आपको ही परिणाम दिखने हैं। तो आइए चले जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों को इस समय पे क्या क्या फल मिलने वाला है। शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए ये 12वें भाव में होने वाला है, मीन राशि उसके 12वें भाव में आती है। सो यह समय है आपके लिए आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण और विदेशी संबंध से जुड़ा हुआ है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिकता या अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश करें। आध्यात्मिक विकास काफ़ी अच्छा होगा। ध्यान और दूर दराज के स्थानों की यात्रा के लिए एक अच्छा समय है। परदेश गमन जिसे हम कहते हैं, या तो लंबे अरसे के लिए जाने के लिए कहते हैं, या आपको कोई भी जो दूर दराज के ठिकाने, कोई जो कहीं पे सुना और आप चले जाएंगे, ध्यान मेडिटेशन वगैरह के लिए एक बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा ये आपको दुनिया से पीछे हटने को और आंतरिक शांति पे ध्यान केंद्रित करने को बोलेंगे कि वो सब कुछ भी नहीं है, आप भीतर जाओ, भीतर महसूस करो। तो यह भी एक बड़ा अच्छा आपको महसूस करवा सकता है ये मेष राशि वालों के लिए। वही वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो ये 11वें भाव से ये सारे ग्रह जुड़ेंगे और साथ में रहेंगे। यहाँ पे 11वां भाव होता है लाभ, सामाजिक क्षेत्र पे
लोगों से लेन देन, आपका इच्छा पूर्ति, ये इच्छा पूर्ति भी यहीं पे आता है। तो यह समय आपके लिए है सामाजिक नेटवर्क और इच्छा पूर्ति का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा इस समय पे। सो आपकी दोस्ती और सामाजिक दायरे को इस अवधि के दरमियान खुशी और समर्थन लाते, ये एक नए लोगों को ले आएगा, नई चुनौतियां देगा, नया फल देगा। तो इससे आप जुड़े रहिए। आपकी मुलाकात प्रभावशाली लोगों से हो सकती है जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। तो आपको उन सारे लोगों से जुड़ना है जो कहीं ना कहीं जाके आपको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। कोई इच्छा या दीर्घकालिक इच्छा पूरी हो सकती है अभी की, या तो बहुत गहरी पुरानी जो इच्छा है उसको भी पूर्णाहुति करने का ये समय है। साझेदारी या रचनात्मक उद्यम के माध्यम से वित्तीय लाभ और लाभ संभव है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी, पार्टनरशिप करें, रचनात्मक कार्य करें, इससे आपको वित्तीय लाभ, आर्थिक लाभ बहुत अच्छा होने वाला है। तो 11वें भाव में वैसे भी शुक्र महाराज जो है वो अच्छा ही फल देते हैं। यहाँ पे तो कितने ग्रह इकट्ठा होंगे। अब वही बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो ये 10वें घर में ये भ्रमण होने जा रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपना करियर, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, पहचान और स्थिति। आपकी पहचान भी इस समय पे बहुत ज़्यादा लोगों के नज़र में आप आ सकते हैं, तो आपको संभालना पड़ेगा इस समय पे। यह गोचर आपके पेशावर जीवन को आदर्शवाद बना देगा। जो आप एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं उसके बदले एक अच्छी ब्लेसिंग वाली लाइफ आप मिल जाएगी। आपको कार्यस्थल पर अपनी रचनात्मक या करुणा के लिए मान्यता मिल सकती है। जो कुछ भी नया बनाएंगे तो उससे आपकी टीम, आपके बॉस काफ़ी अच्छा प्रभावित होंगे और इससे आपको बड़ा लाभ होगा। वरिष्ठ और कर्मियों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। जो भी आपके सुपीरियर है, जो आपके साथ काम करने वाले, उससे भी संबंध और रिलेशन अच्छा होगा, जिससे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। एक कार्य करने के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर आपको मिलेगा। यदि आप रचनात्मक पेशे में हैं तो सफलता की उम्मीद करें कि या आप कलाकार हैं, चाहे आप टीवी में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में कहीं पे भी काम करते हैं, अपनी टैलेंट को दिखाते हैं, अपने कला क्षेत्र को आप प्रदर्शित करते हैं, तो आपके लिए ये एक बड़ा अच्छा अवसर है मिथुन राशि वालों के लिए। वही बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो ये यहाँ पे 9वें भाव में कर्क राशि वालों को ये 9वें घर में भ्रमण होगा। सो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रायोरिटी होगी आपका भाग्य। सो यह आपको आपकी भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाएगा। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे और इससे कि आपका जीवन पथ अच्छा चलेगा। 9वां भाव आपकी मान्यताओं को भी जोड़ देता है। सो आपका विश्वास और आध्यात्मिक अभ्यास गहरा होगा। आप बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने की ओर जाएंगे और आपको धार्मिक या दार्शनिक गतिविधियों में आनंद मिल सकता है, या तो धार्मिक या दार्शनिक। तो इससे आपकी ऊर्जाओं को, आपकी सीख को, आपकी लाइफ को, आपके चैलेंजेस को काफ़ी अच्छी तरह से आपको देंगी। आपका विश्वास और भी गहरा होते जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक आयोजनों में मिलेगा। शिक्षा या तीर्थ यात्रा के लिए लंबी दूरी की यात्रा अनुकूल है। आप या तो शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए लंबे जाए, वो भी आपके लिए अच्छा है, या तो तीर्थ स्थानों में दर्शन करने पे भी आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ है। गुरु या मार्गदर्शक का समर्थन जरूर पाना चाहिए और आपको स्पष्टता से आपके उद्देश्य की पूर्ति होने का भी अवसर मिलेगा। तो इस समय पे आप जिनको भी मानते हैं, चाहे कोई स्त्री भी हो, पत्नी भी हो, बहन भी हो, माता भी हो, कोई भी स्त्री को अगर आप मानते हैं तो इसके लिए भी ये शुक्र जो हम ग्रह के हिसाब से शुक्र कहते हैं, और गुरु जो मीन राशि का है, इस हिसाब से वो लोगों से आपको ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिल सकता है। आगे चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए ये 8वें घर से जा रहा है। हालांकि 8वें घर में बहुत सारे ग्रह अच्छे नहीं होते, पर ये फिर भी अच्छा फल देता है, क्योंकि अष्टम भाव में वीनस को हम संजीवनी कहते हैं, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो रहस्यों से भरा होता है और यहाँ पे शुक्र आने पे आपको उससे आनंद लेने के लिए वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करेगा। यह समय पे आपको एक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, उसका एक बदलाव आएगा। रहस्य और साझा संसाधन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों से आप फैमिली से या लोगों से जुड़े हुए, तो उन संसाधनों को बराबर अच्छे अवसर के लिए रुके रहिए। यह भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन का समय है और आप रहस्यवाद से छुपे हुए ज्ञान का पता लगा सकते हैं। जो चीज़ें रहस्य है लोगों के लिए, उसमें भी कुछ अलग से ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर है।
विरासत या संयुक्त उद्यम से लाभ संभव है, चाहे आप जॉइंट वेंचर में हो, साझा कामकाज में जुड़े हुए परिवार से, या विरासत की कोई चीज़ें बाकी है उसमें भी लाभ मिलने का एक अच्छा अवसर है। वैसे शुक्र को अष्टम भाव में संजीवनी भी कहा है, तो ये हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि पैदा करेगा। वित्त को लेकर सतर्क रहे और अनावश्यक जोखिमों से बचे। अपने पैसे को कहीं किसी को देने के बजाय आप इंस्टीट्यूशनल या बैंक या फिक्स हाउस में रखें, किसी को वैसे ही खर्च करने के लिए या उपयोग की तरह पे ना दें। वही बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए, ये 7वें घर से जाएगा बराबर सामने। लग्न में कन्या वालों को राहु चल रहा है और सप्तम भाव में ये केतु चलेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत सूखा कर देगा। सो यहाँ पे आपको जो कन्या राशि वाले हैं, इसमें आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है अपने रिश्तेदारों से, अपने साझेदार से और अपने अनुबंध से। सो कन्या राशि वालों के लिए ये एक बड़ा विकट समय है, जिसमें कि उनको सभी को सुख भी देना है, सभी की नज़र के सामने भी रहना है और कुछ ना कुछ आपको अपना स्वयं लाभ भी चाहिए। अब यहाँ पे जो कन्या लग्न वाले सप्तम भाव में शुक्र होगा, उनका यह लग्न में तो नीच का होता है, पर यहाँ पे आपको कन्या राशि वालों के लिए फ़ायदा है। सो आप रिश्ते साझेदारी को एक अच्छी ऊर्जा के पे ले जा सकते हैं और आपके 7वें घर में शुक्र रिश्ते को बेहतर बनाता है, क्योंकि उसमें एक तरह का आकर्षण पैदा होता है और सामंजस्य पूर्ण साझेदारी को आकर्षित करता है। नए लोग आपसे जुड़ेंगे तो वो आपके पसंद वाले ही होंगे, कोई भी कहीं से भी आपसे जुड़ नहीं सकता है। यह रोमांस, व्यावसायिक गठबंधन या और यहाँ तक कि विवाह के लिए भी एक उत्कृष्ट समय है। अगर आप सब रिलेशन में कमिटेड है तो बिल्कुल शादी के लिए सोचना चाहिए। ये एक आकर्षण ऊर्जा पैदा करता है, तो उस ऊर्जा में आप रहते हैं तो आपको एक अच्छा फीलिंग रहता है इस समय पे। जो अकेले लोग हैं, एकल लोग की मुलाकात भी किसी व्यक्ति से हो सकती है, जबकि रिश्तों में रहने वाले लोगों को नए जोश और समझ का अनुभव होगा। मतलब कि जो अकेला रहता है उसको कोई परिवार या कोई लोग मिल जाएंगे जिसके साथ ये जुड़ेंगे, और जो कोई भी वैसे पुराने लोग हैं, मतलब अगर आप पुराने लोग से रहेंगे तो भी वो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके नए जैसे हो जाएंगे, या आप नए लोगों के साथ, जो अकेले लोग हैं वो किसी न किसी के साथ जुड़े, चाहे आप रिलेशन, पार्टनरशिप, जैसे हम एक दूसरे के साथ रहते हैं मेल फीमेल रिलेशन में आप रह सकते हैं। वही बात तुला राशि वालों के लिए बात करें तो ये 6ठे घर से जाएगा। हालांकि 6ठा और 8वां इतना अच्छा नहीं होता है, पर जिसे जैसे मैंने कहा कि एक संजीवनी का प्रकार है, तो इस वजह से आपको एक नई ऊर्जा का एहसास भी यहाँ कराएगा। अब देखिए आपका ध्यान कहाँ है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आप जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान है और दैनिक दिनचर्या पे ध्यान है। अब यहाँ पे आपको शत्रु भी मिल सकते हैं, आपको कोई कोर्ट कचहरी का भी मामला खुल सकता है, तो ये सभी से आपको परे रहना है। तो स्वास्थ्य और काम में संतुलनता बनाए रखनी है, ना बहुत ज़्यादा काम करना है और ना ही ज़्यादा स्वास्थ्य को बिगड़ने देना है। आप उपचार, चिकित्सा या योग और आयुर्वेद जैसी प्रथाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो योग, ध्यान, मेडिटेशन और जो ऐसी ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज़ें उससे आप जुड़ सकते हैं इस समय पे। जबकि कार्यस्थल पर आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि 6ठा भाव आपको बैक स्टेपिंग भी इस समय होता है। जैसे मैंने कहा शुक्र बड़ा लालची है, तो ये अपना मतलब देखने के लिए आपको नुकसान भी कर सकता है। आप दयालु रवैया आपको चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। आप थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, जानते हुए भी अनजान बने रहना पड़ेगा। अनावश्यक भोग विलास से बचे और स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर हो सकता है, इसलिए भी संभालना है। तो इस तरह की जो ज़्यादा अल्टीमेट लग्जरी कंफर्ट है उसको त्याग करके श्रम पे आ जाइए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर होगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक वालों के लिए ये पंचम भाव में होगा। पंचम भाव ज़्यादातर हमारे उच्च अभ्यास को दिखाता है, हमारे पूर्व कर्मों को दिखाता है और हमारे अंदर जो रचनात्मकता है, प्रेम है, संतान है, वो सारी चीज़ों को भी ये उजागर करता है। तो आपके अंदर जो रोमांस और कलात्मक प्रयास है उसके लिए बहुत सकारात्मक समय है कि आपकी फीलिंग्स को अगला समझेगा। एकल लोगों को प्यार हो सकता है और जोड़े आनंदमय क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। जो अकेले सिंगल है उनको ये समय में कोई ना कोई मिल सकता है, अच्छा पात्र मिल जाएगा, उनका जीवन भी संवर जाएगा। और जो पुराने लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा जिससे कि उनका भी जीवन निर्वाह अच्छा होगा। यदि आपके बच्चे हैं
तो यह गोचर उनके साथ आपके बंधन को और ज़्यादा गहरा करेगा। और या अगर आप बच्चा करने चाहते हैं तो भी एक उचित अवसर है कि इस समय पे आपको प्रयत्न कर लेना चाहिए, तो एक अच्छा आपको फल मिल सकता है। रचनात्मक प्रेरणा बढ़ सकती है और लेखन, कला, अन्य गतिविधियों में आप ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो इस तरह से आपको हर तरह से आपको लाभ ही लाभ है वृश्चिक वालों के लिए। आगे चलते हैं धनु राशि का। ये चतुर्थ भाव में होने वाला है। चतुर्थ भाव हमारा घर होता है, हमारी माता होती है, हमारे सुख के साधन होते हैं। सो यह चतुर्थ भाव में धनु राशि को चतुर्थ भाव में आने पे ये घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा को दिखाएगा। एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने की ये कोशिश करेगा। यह अवधि शांतिपूर्ण और अच्छे हृदय से घरेलू वातावरण बनाने पे केंद्रित करेगा। बाहर ज़्यादा ताक झाक ना करते हुए लोग सोचेंगे कि घर पे ही रहे, घर पे ही अच्छा एक एंजॉयमेंट करें, तो ये एक आपके लिए हो सकता है। आप अपने रहने की जगह को फिर से साझा कर सकते हैं या उसमें कुछ निवेश कर सकते हैं। निकालने से बदली करने से तो अच्छा है कि जो आपकी कंफर्ट लेवल है उसको बढ़ाया जाए, रिनोवेशन किया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए। और अगर नया खरीदना ही है तो खरीद के रख दीजिए, अभी इसको यूज़ नहीं करना है। परिवार के साथ भावनात्मक संबंध गहरे हो जाएंगे और आप अपनी जड़ों के प्रति उदासीनता महसूस कर सकते हैं। तो इस समय पे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डीप रूटेड विचार न आएंगे ये धनु राशि वाले के लिए, पर ऊपर ही ऊपर सतह पे आप भोग और कामना की लालसा तो रखेंगे ही। जीवन में माँ या मृत्यु तुल्य के साथ संबंधों को मजबूत करने वाला एक अच्छा समय होता है। तो इससे भी आप कोई भी फेमिनाइज एनर्जी जो है, आपकी चाची है, आपकी माता है, बहन है, भाभी है, ये सभी से रिलेशन अच्छा करने का एक बड़ा अच्छा अवसर धन राशि वालों को चतुर्थ भाव में आया। यहाँ पे आपको कुछ भी बेचना नहीं है, खरीदना भी नहीं, जो चीज़ है उसी को एंजॉय करना है। तो यह विषय है। आगे बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो यह आपके तृतीय घर में होगा। तो यहाँ पे आपका ज़्यादातर आपका वस्तु संचार, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, भाई बहन और छोटी यात्रा को ये दिखाता है। अब भाई बहनों में भी अगर क्रिएटिविटी, तो वो भी इस समय पे बाहर आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। आप बेहतर संचार कौशल का अनुभव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी दिखेगी आपको, और जिसे यह आपके विचारों को व्यक्त करने का या रचनात्मक लेखन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है। कुछ सोच रहे करने के लिए, तो ये एग्जीक्यूशन के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। तुरंत से एग्जीक्यूट कर दीजिए और उन चीज़ों को अच्छे लंबे अरसे के लिए भोग सकते हैं। सो यहाँ पे एक रचनात्मक लेखन परियोजना शुरू करने का भी एक अच्छा उचित समय है। भाई बहनों के साथ छोटी यात्रा या रोमांच आनंद ले सकते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों से जुड़े रहिए, कज़िन के हैं, अपने हैं, दूर के, इन सब से जुड़े रहिए। इनको भी सुख मिलेगा, आपको भी उससे सुख मिलेगा। और छोटी यात्रा में कोई हानि नहीं है। आप 15 दिन के अंदर कहीं पे भी जाके आ जाते हैं, 10 दिन के लिए आते, 15 दिन या 1 हफ्ता, तो ये मुसाफरी जायज़ है, आप कर सकते हैं। और नेटवर्किंग द्वारा दूसरों के साथ जुड़ने से अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से जुड़े जो आपकी तरह इस तरह से उस वेवलेंथ को समझे। बात करते हैं आगे कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये दूसरे घर में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शनि अभी है और आगे चल के राहु आएगा, तो कुंभ राशि भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। सो आपके दूसरे घर में ये घटना हो रही है, इससे कि आपको ज़्यादातर धन, मूल्य और परिवार के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होगा। शायद आप एक्स्ट्रा केयर भी करें और उनको मिलने करने और लंबे अरसे तक उनसे जुड़ने का भी आप कोशिश करेंगे। यह गोचर वित्तीय लाभ और आपकी वित्तीय स्थिरता में सुधार के अवसर ला सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते अधिक इमोशनल बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये समय में एकलता आ सकती है, इसलिए आप जुड़े रहे, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। सो इसलिए आपको वित्तीय लाभ तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय के आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको बिल्कुल लेना चाहिए। सो परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके मन मुटाव है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे लोगों के साथ। आप विलासिता में लिप्त होने और जीवन में बेहतर चीज़ों की सराहना करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये सब बेकार है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ,
जो भी हैबिट्स जो हम कहते हैं, सो इस तरह की विलासिता अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये होगा कि ये सब क्या ज़रूरी है, मैं क्यों कर रहा हूँ। आखिर में बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि में ये स्वयं लग्न में आई हुई है। अब देखिए, मीन राशि में शनि, मीन राशि में राहु, मीन राशि में साढ़े साथी, मीन राशि में पूरा मेला, पूरी चीज़ें, पूरी संसार का एक आयाम आ जाता है। अब देखिए, 12वां भाव या मीन राशि, ये दोनों भी हमारे जो है मोक्ष से जुड़ा हुआ है, तो ये मोक्ष के कारक भी यहाँ पे माने जाते हैं। तो शुक्र आपकी राशि में ही उच्च होने से आप में आकर्षकता, सुंदरता और चुंबकत्व झलक सकता है, तो लोग आपकी ओर और ज़्यादा आकर्षित होने की कोशिश करेंगे। यह आपके चमकने का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आइए, लोगों को मिलिए, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर छुपी हुई जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो शुक्र है, उसको बाहर निकालने का ये एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त करवा रहा है। तो इस समय पे आत्म प्रेम, व्यक्तिगत विकास और स्वयं के पोषण पे ज़्यादा ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की इस समय पे आपको कोशिश करनी है। आत्म प्रेम के लिए भी अच्छा है और रोमांटिक अवसर उत्पन्न हो सकते हैं और आप भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से समृद्धि महसूस करेंगे। अपने आप को फील करेंगे कि एक तरफ से मेरे पास सारी भौतिक चीज़ें भी है और दूसरी तरफ मेरे पास अच्छा एक आध्यात्मिक संयोजन भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से शुक्र महाराज जो मीन राशि में है, उसके हमने अलग अलग राशियों को क्या प्रभाव होगा, एक अंदर सबके साथ क्या होगा देखा। अब हम देखते हैं कि इस समय पे शुक्र के बल को और बढ़ाने के लिए, या यदि आपके लिए ज़्यादा उचित नहीं है, देखिए हमने देखा 3 राशि वाले के लिए इतना उचित नहीं है। एक तो सिंह राशि के लिए, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव में जाएगा, और एक तुला राशि वाले जिनके लिए छठे भाव में जाएगा। इन दोनों के अलावा बाकी सभी के लिए अच्छा है। तो शुक्र के बल को इस 6 महीने के अवसर में, या तो 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च से लेकर 14 अप्रैल का जो समय है, जिस समय पे शुक्र महाराज वक्री रहने वाले, उस समय पे शुक्र का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त आपको करना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से उपाय करने पे क्या क्या लाभ हो सकता है। सो इस समय पे आपको शुक्र की कृपा बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का कार्य करें। सो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिटेच करें और अपने अंदर, अपने भीतर जाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करें। शुक्र सामान्यतः शुक्रवार को सफ़ेद या कोई भी चमकीला कलर पहनने से भी लाभ देता है। तो ये जो समय है, इस समय पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नई डिज़ाइन की चीज़ें पहन सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, और इस समय पे सफ़ेद कलर का या चमकीले कलरों का बहुत अच्छा फल मिलता है शुक्र के लिए। उसका मंत्र भी है ओम शुक्राय नमः, ये आप कर सकते हैं, या आप महालक्ष्मी मंत्र कर सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, वो भी कर सकते हैं, या इसका जो एक बीज मंत्र है, जो इसका बीज मंत्र है वो भी करें। आकर्षण के लिए बीज मंत्र है क्लीम। कंटिन्यूस आप क्लीम 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 करेंगे तो आपकी और जिन लोगों का आपको आपके जीवन में स्थान चाहिए, तो उनको भी ये कराने का, बुलाने का एक अच्छा अवसर आपको प्राप्त होता है। आप अपने सुंदरता, कला और शांतिपूर्वक वातावरण में घर में ही रहे, यहाँ ही उन लोगों के साथ जुड़े हुए रहे जिससे कि आपको आगे चल के कोई उनके ओर से परेशानी ना हो। सो इस समय पे प्रत्येक राशि के लिए अद्वितीय अवसर है ये। सो इसलिए इसमें से जितना हो सके उतनी दान पुण्य वगैरह करना है। आप दान में चावल, चीनी जिसे कहते हैं, वो चीनी का दान कर सकते हैं, सफ़ेद फूल दे सकते हैं, रेशमी कापड़ दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसके उपाय के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इस शुक्र का आपके जीवन में भी संजीवनी की तौर पे, क्योंकि देवासुर संग्राम हुआ तब विष कुछ लोगों ने पाया और जो अमृत है उस सब में बटा। तो उसी को मैंने अभी के पहले वीडियो जो मेरा कुंभ मेले पे क्यों मनाते, उसमें भी इसका कारण दिया हुआ है। तो यह शुक्र महाराज आपको देवी की उपासना करे कोई बात नहीं, शुक्र की उपासना करे कोई बात नहीं है। अपनी ओर से जो भी कोई आपकी कुल देवी है, जो माता है, जो मातृतुल्य है, और जो आपको अच्छी ऊर्जा, जैसे 10 महाविद्या से कोई परिचित होता है वो कर सकता है। तो कोई भी देवी उपासना, फेमिनाइज एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ऐसी कोई भी देवी
को पूजने से इस समय पे अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी मंत्र कर सकते हैं, इसका बीज मंत्र क्लीम मैंने आपको दिया है, ये सबसे आपको इसका अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि मीन राशि में शुक्र महाराज उच्च के हैं, वो अपना कुछ भी फल बनाए उसके पहले आजू बाजू ऊपर नीचे से सारे ग्रह इकट्ठा हो जाएंगे और धीरे धीरे करके जब ये डेवलप हो जाएंगे तब शुक्र महाराज डेवलप होने पे उनके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। तो यह समय बड़ा एक अच्छा अवसर आपके लिए प्राप्त करेगा। अधिक जानकारी, मार्गदर्शन, कंसल्टेशन के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह की अधिक माहिती के लिए आपको मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे DM एस्ट्रोलॉजी से जुड़े, वहाँ पे भी धर्मेश मेहता और DM एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारे आर्टिकल मैंने लिखे हैं। यही वीडियो को अंग्रेजी में जानने के लिए मेरी जो मूल चैनल है DM एस्ट्रोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आर्टिकल बहुत सारे लिखे वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी देते रहिए। शुक्र से एक बड़ा अच्छा संजीवनी फल मिलने वाला है, तो उसको महसूस करें। आप जीवन के किसी भी स्तर में हैं, आपके अंदर जो जीवन शक्ति है वही शुक्र है। तो रोज़ शुक्र को देखना ये भी एक बड़ा अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। तो इस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और लोगों को इससे अवगत कराएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा इस तरह के जो भी वीडियो आते हैं वो भी आपको इसमें प्राप्त होंगे। सो आशा उम्मीद रखता हूँ कि आपको इससे अच्छा अधिक फल ही मिला होगा और आप एक अच्छी नई जानकारी की वजह से बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड भी कर पाएंगे। तो इस तरह से अपना ध्यान रखें और वीडियो को लगातार लोगों को दिखाते रहिए, नए नए वीडियो को सुनते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।